सुनिएगा जी, द डेफिनेशन में क्या है, सबसे पहले ये कहेगा कि जी सब कुछ ही कैपिटल एसेट है, सब कुछ ही कैपिटल एसेट है, ठीक है। और उसके बाद एक एक करके, ठीक है, 10, 15, 20, 25 चीजों को बाहर निकालेगा कि ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं है। तो सबसे पहले जब इंक्लूड करने की बात आई, ठीक है, तो वो कहता है कि सर प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। इससे वाइड डेफिनेशन क्या होगी? मैं कहा सर मूवेबल इमूवेबल हो, कहता है एनी काइंड। मैं कहा टेंजिबल इनटेंजिबल, कहता है एनी काइंड। तो मैंने कहा सर फिर तो आपने सब कुछ ही ले लिया, मेरे पास आज जो कुछ भी है सब कुछ कैपिटल एसेट है, ठीक है, एज पर दिस। लेकिन बाद में वो कहता है बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। तो फॉलोइंग को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बाकी सब कुछ कैपिटल एसेट है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, डेफिनेशन के अंदर सबको कवर अप कर लिया, सबको कवर अप कर लिया। मुझे नहीं पता कि जी पॉइंट नंबर ए में क्या नहीं कवर अप होता, सब कुछ कवर अप होता है जी पॉइंट नंबर ए के अंदर। फिर वो कहता है कि बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। तो जिन जिन को नाम लेकर बाहर निकाला गया तो हमने कहा कि सर ये कैपिटल एसेट्स नहीं है, ये कैपिटल एसेट नहीं है। तो ये जो डेफिनेशन है इट इज मोर ऑफ अ नेगेटिव डेफिनेशन, क्योंकि इसने क्या किया, सबसे पहले सबको इंक्लूड कर लिया और उसके बाद जिन चीजों को बोला कि ये कैपिटल एसेट नहीं है तो वो सारे फिर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर चले जाएंगे और इस हेड में उनको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जो कैपिटल एसेट ही नहीं है वो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। आर वी गेटिंग इट और नॉट? ठीक है, तो आइए जी पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर। 214 के अंदर कैपिटल एसेट मींस द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी। कहता है कि सर वो अब आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, मेरे को तो इससे भी लेना देना नहीं। आपके ऑफिस में पड़ा है, गोडाउन में पड़ा है, घर पे पड़ा है, फार्म हाउस में पड़ा है, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, सब कुछ सब कुछ। तो मैंने कहा जो ऑफिस में पड़े, कहता है कैपिटल एसेट है। मैं कहा जो घर पे पड़े, कहता वो भी कैपिटल एसेट है। एवरीथिंग एवरीथिंग विच आई ओन इज अ कैपिटल एसेट, ठीक है जी। सो वो कहता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, समझते हैं आप, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर बी में कहता है कि FII दैट इज द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडिया में जो सिक्योरिटीज होल्ड करके रखी हैं, दोबारा से पढ़ रहा हूं, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस मेड बाय सेबी एक्ट। तो उन्होंने सेबी से प्रॉपर परमिशन लेकर प्रोसीजर को फॉलो करके जो भी सिक्योरिटीज होल्ड करके रखी हैं, हमने कहा सर वो भी कैपिटल एसेट, वो भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे। स्पेसिफिकली इंक्लूडेड, नाम लेकर बुलाया गया है, ठीक है। अभी तो मैं स्टॉक एंड ट्रेड पे पहुंचा ही नहीं, तो स्टॉक एंड ट्रेड भी तो कैपिटल एसेट ही है एज ऑफ नाउ, क्योंकि इसने क्या बोला है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ठीक है। एंड थोड़ा सा दिस क्लास इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू रोहन, बिकॉज आप ऑलरेडी सुन चुके हो मेरे से, ठीक है। सो ट्राई फाइन। सो पॉइंट नंबर ए और बी मैं दोबारा से बता रहा हूं, प्लीज आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले उसने कहा प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी, चाहे वो उसके बिजनेस में यूज हो रही है, चाहे वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। वो मेरे ऑफिस की बिल्डिंग हो, चाहे मेरे घर की बिल्डिंग हो, फार्म हाउस की बिल्डिंग हो, गेस्ट हाउस की बिल्डिंग हो, कोई भी मेरी बिल्डिंग हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो, सब कुछ कैपिटल एसेट है। पॉइंट नंबर 2 में स्पेसिफिकली नाम लेकर उसने बोला कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जो सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करके सिक्योरिटीज होल्ड कर रखी हैं, उनको बेचने पर जब वो उनको ट्रांसफर करेंगे तो उसमें कैपिटल गेन होगा, क्योंकि हमारी नजरों में ये कैपिटल एसेट है, हमारी नजरों में ये कैपिटल एसेट है। तो मैंने कहा कि सर ये वैसे पॉइंट नंबर ए में भी तो इंक्लूड हो ही रहे थे, ठीक है। फिर भी उन्होंने कहा कि सर स्पेसिफिकली इंक्लूडेड, नाम लेकर इंक्लूड किया गया है ताकि कोई डाउट ना कर रह जाए। आइए जी आगे बढ़ते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जी डेफिनेशन मेरे मायनों में तो यहां से अब शुरू होगी। नंबर 1 कह रहा है कि सर स्टॉक एंड ट्रेड, स्टॉक एंड ट्रेड। तो मैंने कहा सर स्टॉक एंड ट्रेड को क्यों एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि स्टॉक एंड ट्रेड को बेचने पर जो इनकम होती है वो पीजीबीपी में जाती है, ठीक है। मेरे ऑफिस के अंदर, मेरे गोडाउन के अंदर, मेरी फैक्ट्री के अंदर, मेरी शॉप के अंदर जो स्टॉक एंड ट्रेड पड़ा है उसको जब बेचूंगा तो आप कैपिटल गेन थोड़ी ना लगाओगे मेरे को, वो तो पीजीबीपी की इनकम है। लेकिन कल शॉप ही बेच दूंगा, फिर जो इनकम है, क्योंकि शॉप इज नॉट ए स्टॉक एंड ट्रेड, स्टॉक एंड ट्रेड अलग था, शॉप अलग थी। जब शॉप बेचूंगा तो वो कैपिटल एसेट है, क्योंकि वो पॉइंट नंबर ए के अंदर इंक्लूड तो हुआ लेकिन एक्सक्लूड नहीं हुआ। एक्सक्लूड क्या हुआ, स्टॉक एंड ट्रेड। तो मैंने कहा सर स्टॉक एंड ट्रेड के अंदर मेरे पास रॉ मटेरियल्स हैं जिसके ऊपर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, ठीक है, या फिर फिनिश प्रोडक्ट है या वर्क इन प्रोग्रेस है, डजंट चेंज अ थिंग जी, सब कुछ इसके अंदर आएगा,
सो फिनिश प्रोडक्ट है, WIP है, रॉ मटेरियल है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बट ये बात तो ऑब्वियस है कि जो स्टॉक एंड ट्रेड है वो आपके बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज होता है। घर पे तो नहीं किसी के स्टॉक एंड ट्रेड पड़ा रहता, ठीक है। जो स्टॉक एंड ट्रेड है वो आप बिजनेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जो क्लियर है ना पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए इज द ऑनर ऑफ कल्याण ज्वेलर्स, ठीक है। मिस्टर ए कौन है? अमिताभ बच्चन, ठीक है। वो हिडन ऑनर हैं जी, ठीक है। वो एम्बेसडर भी हैं, ठीक है। ऐश्वर्या राय बच्चन और अमिताभ बच्चन इधर आए भी थे कल्याण ज्वेलर्स की इनॉग्रेशन पे। ऐश्वर्या राय वाज हियर इन लुधियाना। सो मार्केट में बड़े लोग ये बात बोलते हैं कि जी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली 40-50 से ज्यादा % ऑफ द ऑनरशिप, ठीक है, जो है वो बच्चन फैमिली के पास ही है, ठीक है। तो मैं अपनी एग्जांपल्स के अंदर मिस्टर बच्चन को ही उनका ऑनर मान के चलता हूं। तो अब जो कल्याण ज्वेलर्स के अंदर 100, 200, 500 किलो सोना पड़ा है और जो ज्वेलरी पड़ी है वो तो है जी स्टॉक एंड ट्रेड, ठीक है। बट अमिताभ बच्चन के घर पे तिजोरी के अंदर जो ज्वेलरी पड़ी है वो स्टॉक एंड ट्रेड नहीं है, बिकॉज वो बिजनेस पर्पज के लिए नहीं है, ठीक है। सो अगर वो घर वाली ज्वेलरी बेचेंगे कैपिटल गेन, बिकॉज इट इज अ कैपिटल एसेट। लेकिन जब वो शॉप वाली ज्वेलरी बेचेंगे तो क्योंकि वो स्टॉक एंड ट्रेड था, वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर चला गया और उस पर जो भी नफा नुकसान है इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड नंबर 3 PGBP। आर वी सेटल्ड, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि जी कंज्यूमेबल स्टोर्स। अब वो क्या कहता है? अदर देन सिक्योरिटीज रेफर्ड अबव इन द पॉइंट नंबर बी। तो ये जो रोहन ने अभी पॉइंट छेड़ा था कि सर FII ने जो सिक्योरिटीज हेल्ड की वो तो उनके लिए स्टॉक एंड ट्रेड है, और स्टॉक एंड ट्रेड तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन वहां पर जब हम स्टॉक एंड ट्रेड को एक्सक्लूड कर रहे थे वहां पर भी हमने बोला कि सर ऊपर जो FII की सिक्योरिटीज है उनको टच मत कर, उनके ऊपर तो कैपिटल गेन्स ही लगाएंगे, उसे PGBP हेड में नहीं जाने देंगे, ठीक है। क्योंकि नाम लेकर उनको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया और एक्सक्लूजन में भी बोला इनको छोड़ देना, इनको एक्सक्लूड नहीं करना, मतलब ये इंक्लूडेड है, इनको इंक्लूडेड ही रहने दीजिए। फाइन। तो यहां तक आई बिलीव वी आर सेटल्ड। एक बार रिकॉल करते हैं जी, सेक्शन 2 क्लॉज 14 कैपिटल एसेट की डेफिनेशन हम कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या कहा कि क्या इंक्लूड होता है पॉइंट नंबर ए में? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर हेल्ड फॉर बिजनेस और अदरवाइज, इससे कोई लेना देना नहीं, एनी काइंड। पॉइंट नंबर 2 क्या था? Securities held by foreign institutional investors invested in India as per the regulations of the SEBI Act 1992। एक्सक्लूजन में पहली एक्सक्लूजन आई स्टॉक एंड ट्रेड, ठीक है जी। स्टॉक एंड ट्रेड के अंदर अब वो आपके रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश प्रोडक्ट है, वॉट एवर इट इज विच इज हेल्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पर्सनल इफेक्ट्स। That is to say, very important word, movable property. If you have the highlighter, please इसको हाईलाइट करेंगे जी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पर्सनल इफेक्ट्स के अंदर, मूवेबल प्रॉपर्टी। पर्सनल इफेक्ट्स के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी। मैं कहता हूं पर्सनल इफेक्ट्स वो जो बिजनेस के एसेट्स नहीं है, जो मेरे पर्सनल एसेट्स है, ठीक है। जैसे कि can be anything, ठीक है। whatever the accessories you carry with yourself, it may be the furniture, it may be the household, जो भी आपके पास सामान है, फर्नीचर, कपड़े, वॉचेस, शूज, कार्स, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग। वो कहता है कि जी पर्सनल इफेक्ट्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए। लेकिन मैंने कहा कि सर घर, वो कहता है घर मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, पर्सनल इफेक्ट्स में उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर पाएंगे। मैं कहा कि सर घर भी मैं ऑफिस के लिए यूज नहीं करता, लेकिन उसने कहा कि सर पर्सनल इफेक्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी जाएगी। इसका मतलब अगर आप घर बेचोगे, अगर आप अपना घर बेचोगे तो उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, बिकॉज इट इज अ कैपिटल एसेट, ठीक है। लेकिन लेट से मैं अपनी घड़ी बेच देता हूं, ठीक है। एक घड़ी है, मैंने 10,000 की खरीदी, 2-4 साल पहनी और उसके बाद मैंने 20,000 की बेच दी या 2,000 की बेच दी, वॉट एवर द केस, मेरे को प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। वो कहते हैं कि सर इसके ऊपर कैपिटल गेन्स हेड में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, बिकॉज ये आपके पर्सनल इफेक्ट्स हैं और इसको हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर रखते हैं। अब ये iOS में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा वो बाद में कवर अप करेंगे। एज ऑफ नाउ आई एम टेलिंग यू कि इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ये बात आपको क्लियर होती है? तो वो क्या कहता है, पर्सनल इफेक्ट्स में क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वेयरिंग अपीयरेंस ऑन द फर्नीचर, सब कुछ आएगा जी इसके अंदर। हेल्ड फॉर द पर्सनल यूज, जिसको आप बिजनेस के लिए यूज नहीं करते, जिसको आप कहां पे यूज करते हैं? पर्सनल यूज बाय द असेसी और एनी मेंबर ऑफ हिज
फैमिली डिपेंडेंट अपॉन है, ठीक है जी, वो आप अपने लिए यूज करते हैं। लेट अस से माय पेरेंट्स आर डिपेंडेंट अपॉन मी, ठीक है। लेट अस से माय फादर इज रिटायर्ड, मदर इज हाउसवाइफ, तो उनके लिए अगर मैं कुछ खरीद के लेकर आता हूं और उसको कल जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो वो भी कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा, ठीक है। बट वो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और असेसी जिसको पर्सनल यूज करता है खुद या उसके घर का कोई भी मेंबर जो कि उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बट एक्सक्लूड द फॉलोइंग। तो हमने कहा सर ऊपर भी एक्सक्लूजन चल रही थी, यहां पे एक और एक्सक्लूजन आ गई, ठीक है जी, मतलब ये इंक्लूड होंगे, ये सारे इंक्लूड होंगे, ठीक है जी। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, ठीक है जी। सो एक्सक्लूजन की एक्सक्लूजन माने के इंक्लूजन, ठीक है जी। तो ये सब अगर आप बेचेंगे तो इसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, क्योंकि ये एक्सक्लूजन की एक्सक्लूजन है। आर वी गेटिंग इट? तो इनको पर्सनल इफेक्ट्स नहीं माना जाएगा। पॉइंट नंबर 1 कहता है ज्वेलरी है तो उसको पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो घर पे पड़ी ज्वेलरी, मैंने जो आपको एग्जांपल दी भी थी कि मिस्टर बच्चन के घर पे जो ज्वेलरी पड़ी अगर वो कल उसको बेच देते हैं तो वो एक कैपिटल एसेट है, बट क्योंकि उसे पर्सनल इफेक्ट्स की डेफिनेशन से बाहर निकाला गया, ठीक है। हमने कहा सर ये पर्सनल इफेक्ट की डेफिनेशन में आ रही थी, द आंसर वाज यस, क्योंकि पर्सनल इफेक्ट मींस एनी मूवेबल प्रॉपर्टी व्हिच इज यूज्ड फॉर द पर्सनल यूज बाय द असेसी और एनी अदर फैमिली मेंबर डिपेंडेंट अपॉन हिम, ठीक है। लेकिन उसमें से ज्वेलरी को एक्सक्लूड किया गया, तो अगर आपके पास ज्वेलरी है और आपने उसको बेचा है तो वो कैपिटल एसेट है, बिकॉज उसे एक्सक्लूड किया गया एक्सक्लूजन में से, ठीक है। इसका मतलब उसे इंक्लूड कर लिया गया। आर वी सेटल्ड सो फार? पॉइंट नंबर 2, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस। ये पता है आपको, कोई भी जो पुरानी चीजें होती हैं जैसे एंटीक्स हो गए, कई बार हम खुदाई करते हैं कहीं पे, ठीक है, और वहां से हमें कुछ दबा हुआ मिलता है, कोई भी एंटीक, कोई वास हो गया, कोई गमला हो गया, कुछ भी, और उसको आपने संभाल के रखा है, ठीक है, और उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। देयर इज अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री जो इजिप्ट के ऊपर बनी है, ठीक है, वहां पे जो पिरामिड्स हैं, ठीक है, और उसके अंदर बड़े सारे लोगों ने अनऑफिशियली खोद के जो भी उनको ममीज और वो सामान वगैरह मिलता था उसे करोड़ों रुपए के अंदर बेच दिया जी, इन द ब्लैक मार्केट और द ग्रे मार्केट, जो भी आप उसे कहते हैं, ठीक है। सो उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू रहती है। तो अगर आपने कोई ऐसी जगह पैसा लगा रखा है जो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है जी, आपने वो 5 लाख का खरीदा था, 20 साल के बाद आपको पता लगा वो 5 करोड़ का बिक रहा है, ठीक है, मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, और आज जब आप उसे बेचने गए तो हमने कहा कि सर ये कैपिटल एसेट है और इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपने कहा सर ये मेरा पर्सनल यूज है, मेरे को शौक है इसका, घर पे रखता हूँ, कोई दुकान में थोड़ी ना रखा है मैंने। तो हमने कहा कि सर ये तो कैपिटल एसेट है, चाहे आप इसे घर पे ही क्यों ना रखते हो, क्योंकि इसे पर्सनल इफेक्ट्स की डेफिनेशन से बाहर निकाला गया है। सो इज विद द ड्रॉइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी अदर पीस ऑफ आर्ट। फाइन। सो ये चारों तो इजी है जी, आर्ट से रिलेटेड है, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ठीक है। ड्राइंग मोस्टली इट इज विदाउट कलर्स, ठीक है, जो स्केचेस वगैरह होते हैं। पेंटिंग्स आपको पता ही है, जैसे MF हुसैन हो गया, या फिर मोनालिसा की पेंटिंग है, ठीक है, वो भी करोड़ों खरबों रुपए की है, ठीक है, और दे आर वेरी वैल्यूएबल, ठीक है। आप आए दिन मूवीज में भी देखते हैं, ठीक है, कि जी पेंटिंग्स इतनी महंगी महंगी लोग लगाना चाहते हैं अपनी वॉल्स के ऊपर, और वाकई दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आज आप कोई पेंटिंग 1 करोड़ की भी खरीदते हैं, 5 साल के बाद आपको उसके 1 करोड़ से तो ज्यादा की ही मिलेंगे, ठीक है। सो इन दैट केस तो वो कहते हैं कि जी इन सबको पर्सनल इफेक्ट्स की डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो मैंने कहा कि सर बहुत सारी चीजें आपने मिस कर दी। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब अगर मैंने जो एग्जाम्पल दी थी वॉच, ठीक है, तो लेटेस्ट से मैंने रोलेक्स की घड़ी खरीदी जी 5 लाख रुपए की, और बाद में 10 लाख की बेच दी, तो ये जो 5 लाख रुपए है इट इज नॉट टैक्सेबल इन इनकम टैक्स एनीवेयर, ठीक है। कैपिटल गेन्स में तो ये नहीं आएगा, क्योंकि पर्सनल इफेक्ट्स ये है नहीं, PGBP में भी नहीं आएंगे, मेरा बिजनेस नहीं है जी। हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, iOS का मैं अभी आपको बता रहा हूं बिकॉज iOS अभी आपने पढ़ा नहीं है, iOS में भी ये टैक्सेबल नहीं है। फाइन। वॉच, रोलेक्स की घड़ी, ज्वेलरी कैसे होगी? अभी अगले पेज पे ज्वेलरी की डेफिनेशन करेंगे जी, ठीक है, फिर वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है। अभी एग्जांपल चेंज कर देते हैं, आई वॉच। अब ठीक है, सो आई वॉच लीजिए, कोई ज्यादा ही हाई फंड हो, ठीक है, 5 लाख रुपए की, प्रॉपर 3D स्क्रीन खुलती होगी उसके अंदर बंदे से आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं। और
फाइन, तो उस पर अगर आपको कोई गेन होता है, सेम वे आपको कोई लैपटॉप है, कार है, क्लोथ्स है, एवरीथिंग जो भी आप सोच सकते हैं। पर्सनल इफेक्ट में बस ये 6 चीजें उन्होंने कहा कि जी ये कैपिटल एसेट मानी जाएंगी: ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। आर वी गुड सो फार? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं लगे। So thus the jewelry, archaeological collection, drawing, painting, sculptures or any other work of art comes into the ambit of capital asset। ठीक है, ये हमें ऑब्वियस है, एक्सक्लूजन की एक्सक्लूजन माने के इंक्लूजन। अब हमने कहा सर ज्वेलरी की डेफिनेशन हमें बता दीजिए। ज्वेलरी की डेफिनेशन बहुत ही ट्रबलसम है जी, और बहुत ध्यान से हम कवर अप करेंगे, ओनली देन वी विल बी एबल टू सेटल अपॉन इट कि ज्वेलरी में क्या आता है और क्या नहीं आता है। आइए जी, 2 पार्ट्स हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि जी ऑर्नामेंट्स, क्या वर्ड लिखता है? ऑर्नामेंट्स आप समझते हैं, गहने। ठीक है, सो ऑर्नामेंट्स मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल। ठीक है, आजकल तो डुप्लीकेट ज्वेलरी भी आती है। ठीक है, सो वो वाली नहीं आएगी इसमें, बिकॉज इट शुड बी मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल। ठीक है जी, उसमें कोई महंगा मेटल हो, और एनी एलॉय। एलॉय समझते हैं आप? जब 2 या 3 मेटल्स को मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, मेरे को जो पता है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूं। दैट इज कि जो गोल्ड होता है, जो 24 कैरेट गोल्ड होता है, वो इतना सॉफ्ट होता है। ठीक है, मतलब उसको इजिली आप बेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जितनी भी ज्वेलरी है वो कभी भी 100% 24 कैरेट के अंदर नहीं बनती है। वो 22 कैरेट में बनती है, 20 कैरेट में बनती है, 18 कैरेट में बनती है, 15 कैरेट में बनती है। मतलब गोल्ड के साथ कुछ ना कुछ और मेटल हमें मिक्स करना पड़ता है टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर वो प्योर 24 कैरेट गोल्ड की होगी तो वो इजिली बेंड हो जाएगी। ठीक है, सो एलॉय, तो अगर आप कहते हैं कि सर ये सिर्फ गोल्ड का नहीं बना, इसके अंदर कोई और मेटल भी है, तो आपने क्या कहा कि वो क्या है? एलॉय है। लेकिन क्या उसके अंदर ये सारे मेटल्स में से कोई भी एक अगर है, इन दैट केस उसको भी ऑर्नामेंट की डेफिनेशन के अंदर मान लिया जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर वो गोल्ड से बना है, सिल्वर से बना है, प्लैटिनम से बना है, प्लैटिनम समझते हैं जिसको व्हाइट गोल्ड भी आप कहते हैं। ठीक है, और एनी अदर प्रीशियस मेटल और एनी एलॉय, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ द मेटल्स, जिसमें से एक या एक से ज्यादा ये वाले प्रीशियस मेटल। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि सर इसमें 80% गोल्ड है और 20% सिल्वर है, तब भी ये ज्वेलरी और ऑर्नामेंट की डेफिनेशन के अंदर कवर अप हो जाएगा। या फिर आप कहते हैं कि सर इसमें 80% तो गोल्ड है लेकिन 20% स्टील है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ये इसके अंदर आ जाएगा। और द वाइस वर्सा, आप कहते हैं सर 80% स्टील और 20% गोल्ड है, तब भी ये जो ऑर्नामेंट है ज्वेलरी की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि प्रपोर्शन नहीं बताया जी हमने। तो हमने कहा एलॉय जिसके अंदर कंटेनिंग 1 और मोर ऑफ सच प्रीशियस मेटल्स। फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ गोल्ड पॉलिश होगी वो नहीं चलेगा। ठीक है, अगर ये बात है कि उसमें 5% गोल्ड है तब भी ओके, बट अगर आप कहते हैं सर सिर्फ ऊपर से गोल्ड पॉलिश है, फिर नहीं। ठीक है, फिर तो वो डुप्लीकेट है, बिकॉज उसके अंदर ऐसा कोई मेटल, प्रीशियस मेटल है ही नहीं, सिर्फ ऊपर से पॉलिश है। वेदर और नॉट, अब वो कहते हैं कि उसमें प्रीशियस या सेमी प्रीशियस स्टोन्स लगे हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कहा कि सर गोल्ड रिंग है, गोल्ड रिंग, तो हमने कहा कि सर इट इज एन ऑर्नामेंट। मैं कहा सर डायमंड रिंग है, वो कहता है कि जी डायमंड हो या ना, वेदर और नॉट उसमें कोई स्टोन लगा है या नहीं, डायमंड, रूबी और कौन से आते हैं मेरे को नहीं पता, नीलम या जौन से भी आते हैं। ठीक है, सो जो भी कोई आपका प्रीशियस स्टोन्स पता है, ठीक है, सो वो कहते हैं कि जी वो इसमें लगे हैं या नहीं लगे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लगे हो तब भी ज्वेलरी है, ना लगे हो तब भी ज्वेलरी है। ठीक है, सो बीच में बड़ा ट्रेंड्स आते हैं। ठीक है, एक टाइम था कि डायमंड ज्वेलरी बहुत ज्यादा बिक रही थी। ठीक है, आजकल सुनने में आता है कि अब गोल्ड का ज्यादा ट्रेंड आया है, डायमंड उतना ज्यादा नहीं बिक रहा है मार्केट के अंदर जितना सिर्फ गोल्ड की ज्वेलरी बिक रही है। ठीक है, सो हमने कहा कि सर वो जो डायमंड सेट है वो भी ज्वेलरी है, और अगर सिर्फ गोल्ड सेट है जिसमें डायमंड और कोई भी और नग नहीं लगा हुआ है, कोई भी और स्टोन नहीं लगा हुआ है, उसको भी हम क्या कहेंगे कि सर ये भी ज्वेलरी है। क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि स्टोन का होना जरूरी नहीं है, स्टोन हो तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है। आर वी गुड सो फार?
एंड वेदर और नॉट वर्क और स्यून इनटू एनी वेयरिंग अपीयर। इन्होंने कहा कि सर ड्रेसेस भी इसके अंदर आएंगे, ये नाम लेकर इंक्लूड की गई हैं वेयरिंग अपीयरेंस। ठीक है, एग्जाम्पलीफाई कर देता हूं। न्यूज में आया जी कि नीता अंबानी ने एक साड़ी पहनी थी, उसकी वैल्यू थी 27 लाख। ठीक है, और उसकी जो पिक थी, ठीक है, जो उनका फॉल था उसके ऊपर प्रॉपर देखने से पता लग रहा था कि इसके अंदर गोल्ड थ्रेड यूज हुआ है। ठीक है, और उसमें बहुत सारे स्टोन्स लगे हुए थे। वो देखने के पता लग रहा था कि ये बड़े वैल्यूएबल स्टोन्स हैं जिनसे ये सारा काम किया गया है। ठीक है, तो उसको भी ज्वेलरी की डेफिनेशन के अंदर ले लिया जाएगा। कल जब वो उस साड़ी को बेचेंगे, ठीक है, जितने की भी बेचेंगे, तो उसके ऊपर कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा बिकॉज इट इज अ ज्वेलरी। ज्वेलरी क्यों है, फिर से बोल रहा हूं, स्टोन्स की वजह से नहीं है, बिकॉज इट इज गोल्ड एंड द सिल्वर और प्लैटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल। पॉइंट नंबर ए के अंदर जो पूरा एम्फसाइज है दैट इज अपॉन गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और एनी अदर मेटल। स्टोन्स हो या ना, अब लेट अस से वेयरिंग अपीयरल की ही बात करते हैं, तो हमने कहा कि सर इसमें स्टोन्स तो है ही नहीं, तब भी ये ज्वेलरी है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि अगर इनमें से कोई मेटल हमने किसी वेयरिंग अपीयरल के अंदर भी काम करवाया है या स्यू करवाया है, सो इन दैट केस उसको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए आगे एक बार दोबारा से पढ़ते हैं इसको। ठीक है, सो वो कहता है कि जी ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल और एनी अलॉय कंटेनिंग वन और मोर ऑफ सच प्रीशियस मेटल्स। अब वो कहता है उसमें कोई स्टोन है या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है, और वो कहता है कि जी ये वेयरिंग अपीयरल भी हो सकता है। सर इसमें सिर्फ वो इंक्लूड किया है जिनमें प्रीशियस मेटल का कुछ काम हुआ है, या जैसे डिजाइनर जो होते हैं? नहीं, डिजाइनर वाले तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सो लेटेस्ट हम मनीष मल्होत्रा से करवा लेते हैं और वो 25 लाख रुपया लेता है एक ड्रेस के। इट इज नॉट ए ज्वेलरी। उसको अगर आप रीसेल करने पर नफा नुकसान जो भी पाएंगे, नुकसान ही पाएंगे, बट नफा नुकसान जो भी पाएंगे वो कैपिटल गेन्स में नहीं आएगा। इट इज अ पर्सनल इफेक्ट, हेंस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। आर वी गुड? कोई प्रॉब्लम यहां तक? एक दो केसेस करते हैं जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी इसके ऊपर मिलनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी जी कि मेरे पास एक रोलेक्स की घड़ी है जी 5 लाख रुपए की, और वो मैंने बेची और उस पर कोई मेरे को नफा नुकसान हुआ, वो कैपिटल एसेट में आएगा या नहीं आएगा? सो आपने मेरे से पूछा कि सर क्या वो रोलेक्स की जो घड़ी है क्या वो गोल्ड की है? ठीक है, तो मैंने कहा कि जब खरीदी थी उन्होंने बोला तो था कि इसमें जो अलॉय है वो 20% उसके अंदर 20% गोल्ड है। ठीक है, तो उन्होंने प्रॉपर सर्टिफिकेट भी दिया। सो ये जो मेरी गोल्ड वॉच है इज इट इज ज्वेलरी और नॉट? हाउ मेनी ऑफ यू सेड यस? हाउ मेनी ऑफ यू सेड नो? माय वोट इज नो। ठीक है, और वो क्यों नहीं है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं जी। इट इज बिकॉज इट इज नॉट एन ऑर्नामेंट। जो जजमेंट्स हैं, जो वर्ड्स हैं जी, दैट इज ऑर्नामेंट। ठीक है, ऑर्नामेंट क्या जो वॉच है क्या वो कोई गहना है? जी नहीं। ठीक है, इसके ऊपर प्रॉपर जजमेंट्स हैं जी हमारे पास, जिन्होंने बोला कि ऑर्नामेंट्स की कोई यूटिलिटी नहीं होती। ठीक है, लेट अस से अ लेडी इज वेयरिंग अ वंडरफुल नेकलेस इन द नेक, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ के लिए है। ठीक है, विच एनहांसेस, जो डेफिनेशन कोर्ट्स ने दी है, तो वो कहते हैं कि जी ऑर्नामेंट्स की कोई यूटिलिटी नहीं होती, इट इज ओनली फॉर द एनहांसमेंट ऑफ द ब्यूटी ऑफ द पर्सन। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि मैं पहन के इसको बड़ी सुंदर लग रही है, माइट बी लग वीडियो, आई डोंट नो, हम उसमें नहीं जाएंगे, बट ऑर्नामेंट्स की कोई यूटिलिटी नहीं होती। बट जो वॉच मैंने पहनी हुई है उसकी यूटिलिटी है। ठीक है, वो मैंने इसलिए नहीं पहनी क्योंकि ये गोल्ड की है, वो इसलिए पहनी है क्योंकि ये मेरे को टाइम बताती है। आर वी गेटिंग? तो अगर मैं कहता हूं कि जी मैंने एक गोल्ड का कड़ा पहन रखा है, दैट इज अ ज्वेलरी, क्योंकि उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। बट अगर मैंने गोल्ड वॉच पहन रखी है, इट इज नॉट ए ज्वेलरी बिकॉज ये ऑर्नामेंट नहीं है। और एग्जांपल देता हूं,
मैंने एक स्पेक्स बनवाई जी, ठीक है जी, जिसमें गोल्ड फ्रेम बनवाया, ठीक है, पैसे इतने आ गए क्या करें, सो मैंने कहा गोल्ड फ्रेम, सो व्हेन दैट केस गोल्ड पॉलिश नहीं, गोल्ड फ्रेम, ठीक है, मेड अप ऑफ गोल्ड, लेकिन उसको ज्वेलरी नहीं कहा जाएगा बिकॉज इट इज नॉट एन ऑर्नामेंट, इसकी यूटिलिटी है, स्पेक्स में को पहननी। आर वी गेटिंग इट? ठीक है। और एक दो और मेरे पास वियर्ड एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है, आपने हिंदी मूवीज में देखा होगा विलेन के मुंह में सोने का दांत लगा होता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ ज्वेलरी, ठीक है, बिकॉज उसकी भी यूटिलिटी है, ठीक है, चाहे वो उसकी ब्यूटी को शायद एनहांस कर रहा हो, आई विल नॉट लाइक टू पास एनी कमेंट्स, लेकिन वो ज्वेलरी नहीं है, ठीक है, जो भी चीज आपके काम की है उसको हम क्या कहेंगे। चलिए आगे, और चलिए जी अब आगे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज ऑल अबाउट स्टोन्स। पॉइंट नंबर 1 किसके ऊपर था, मैं एम्फसाइज किसके ऊपर था, मेटल्स के ऊपर, और पॉइंट नंबर 2 के अंदर जो एम्फसाइज है वो किसके ऊपर है, स्टोन्स के ऊपर है। और ये डेफिनेशन ऑर्नामेंट से शुरू नहीं होती, अगर आप ध्यान देंगे तो, ठीक है, ये डेफिनेशन ऑर्नामेंट से शुरू नहीं होती। तो वो कहता है कि जी ज्वेलरी इंक्लूड्स प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स वेदर और नॉट, वो आपने कहां पे लगवाई इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, फर्नीचर में लगवा दिए, यूटेंसिल्स में लगवा दिए, एनी अदर आर्टिकल्स वर्कड और सीन इनटू एनी वेयरिंग अपीयरेंस में लगवा दिए। वो कहता है कि सर ये सब कुछ ज्वेलरी है। अब मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, जो वो रॉलेक्स की घड़ी थी जी, तो उसके अंदर 4 वो कहता है इसके साथ डायमंड्स लगे हुए हैं, ठीक है, 12, 3, 6 और 9 की जगह पे डायमंड्स हमने लगाए, नाउ इट इज अ ज्वेलरी, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में तो ये कवर अप नहीं हुआ था, जब तक मैंने बोला था गोल्ड वॉच है, बट जैसे ही मैंने बोला इसमें डायमंड्स लगे हुए हैं, अब उसने कहा कि सर पॉइंट नंबर 2 डू नॉट स्टार्ट विद द ऑर्नामेंट्स। अगर पॉइंट नंबर 1 को एक्सक्लूड करूं और मैं सीधा पढ़ूं ज्वेलरी इंक्लूड्स प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स, अब वो कहता है वो कहीं पे भी लगे हों, वो आपने फर्नीचर में लगवा दिए, यूटेंसिल्स में लगवा दिए, एनी अदर आर्टिकल और वर्कड और सीन इनटू एनी वेयरिंग अपीयरेंस, वो किसी ड्रेस में लगवा दिए, इससे भी आपको कोई लेना देना नहीं है। फाइन। तो अब जो मैंने वो गोल्ड फ्रेम बनवाया था जी, उसमें 2 डायमंड्स लगवा दिए दोनों साइड पे, ठीक है, नाउ इट इज अ ज्वेलरी। डायमंड्स लगवाते ही वो ज्वेलरी बन जाएंगे, क्योंकि जब बात थी मेटल की, मेटल में उन्होंने लिखा इट शुड बी एन ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट वर्ड इज द इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑर्नामेंट वो चीज है जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए बनाए जाते हैं। बट जैसे ही आपने उसमें स्टोन्स लगवा दिए, ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पलीफाई देता हूं। जैसे कि सुनने में आता है कि जो अंबानीज हैं वो सोने और चांदी की थालियों में खाना खाते हैं, ठीक है, तो लेट अस से, और गोल्ड और सिल्वर के जो ग्लासेस वो तो सबके घरों में होते हैं, ठीक है, तो लेट अस से मेरे घर के अंदर सिल्वर के 5 ग्लासेस पड़े हैं, ठीक है, सो वो 5 ग्लासेस ज्वेलरी हैं कि नहीं है, वो नहीं है जी, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्नामेंट्स नहीं है, उनको कोई पहनता थोड़े ना है, ठीक है, और स्टोन्स उनमें कोई लगे नहीं हुए, ठीक है। सो चाहे वो गोल्ड या सिल्वर के ही क्यों ना बने हो, ठीक है, बट दे आर नॉट द ऑर्नामेंट्स, ठीक है, उनकी कुछ और यूटिलिटी है, वो ऑर्नामेंट्स नहीं है, और स्टोन्स उनमें लगे नहीं, बट अगर मैंने उनमें स्टोन्स लगवा दिए देन इट इज अ ज्वेलरी। स्टोन्स लगते ही, चाहे वो चीज ऑर्नामेंट हो, चाहे वो यूटिलिटी वाली चीज हो, जैसे उसमें स्टोन्स लग गए दैट इज अ ज्वेलरी। आर वी गुड और नॉट? ठीक है, क्लैरिटी है इसके ऊपर। इसमें एक पॉइंट यहां पे पहले पढ़ाना चाहता हूं जी, पॉइंट नंबर 3 मिड ऑफ द पेज में, सिल्वर यूटेंसिल्स। मैंने अभी आपको इसकी एग्जांपल दी भी, सिल्वर यूटेंसिल्स जो घरों में रहते हैं, बिलोंगिंग टू द सेसी विच आर यूज्ड इन द किचन और इन द डाइनिंग रूम are for his personal use and hence they are the personal effects of a capital asset नहीं। obviously अगर ये सिल्वर यूटेंसिल्स शॉप पे पड़े हैं फिर तो स्टॉक एंड ट्रेड हो गए, लेकिन अगर आप उसे घर पे यूज कर रहे हैं जी अपने किचन या डाइनिंग रूम के अंदर, तो वो कहता है ये पर्सनल इफेक्ट्स ऑन कैपिटल एसेट नहीं। हाउएवर वो कहता है कि सर आपके पास सिल्वर की प्लेट पड़ी है, प्लेट ब्रिक, ठीक है, प्लेट गलत वर्ड बोलते हैं, ब्रिक, ठीक है, सो दैट इज अ कैपिटल एसेट, दैट इज अ कैपिटल एसेट। सोवरेन कॉइन्स पड़े हैं,
जो आप पूजा फेस्टिवल्स इन सब में यूज करते हैं वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे। सेम इज फॉर द गोल्ड आर्टिकल्स। मैं आपको इसकी भी एक एग्जांपल देता हूं। लेटेस्ट से मैंने अपनी सेविंग्स में से 10 लाख रुपए का गोल्ड खरीद लिया, ठीक है जी। गोल्ड पीछे थोड़ा सा सस्ता हुआ था, बीच में बहुत ऊपर भी गया, 70 पे जाके 45 पे आ गया था। जब 45 का हुआ मैंने 1 किलो सोना खरीद लिया। कितने का आया? 45 लाख रुपए का, ठीक है। और वो मैंने ले लिया जी। अब रेट हो रहा है उसका लेटे से 55 लाख, मैंने उसको बेच दिया। ये कैपिटल एसेट है और इसके ऊपर मेरे को टैक्स लग जाएगा। फिर से बोलूं, वो कहता है कि जो सिल्वर बार्स हैं आपके पास, जिनको हम ब्रिक्स, कॉइन्स, बिस्किट्स, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, और कॉइन्स हैं, ये सब भी आ जाएगा। ये मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, दे आर नॉट कवर्ड इन द एक्ट बट दे आर टैक्सेबल बाय द वर्च्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ठीक है। कि जो सिल्वर और गोल्ड के बुलियंस हैं, कॉइन्स हैं, ब्रिक्स हैं, बिस्किट्स हैं, इनके ऊपर टैक्स आपको कैपिटल गेन्स के अंदर देना पड़ेगा। आइए जी, अब एक पॉइंट हमारा खत्म हुआ जी, और दूसरा उससे ज्यादा टफ पॉइंट आने जा रहा है जी, दैट इज द रूरल एग्रीकल्चर लैंड। थोड़ा सा इसका जिक्र कर चुके हैं हम जब हमने एग्जाम्प्ट इनकम पिछले चैप्टर की लास्ट क्लास लगाई थी। फार्म हाउस की बात आई थी कि फार्म हाउस की जो रेंटल इनकम है वो एग्रीकल्चर होगी कि नहीं होगी। तो हमने कहा कि सर रूरल होना चाहिए, ये अर्बन नहीं हो, रूरल हो और वहीं पे लोकेटेड हो। तो रूरल आपको पता ही है जी। और मैंने एक प्रॉपर डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम आपके लिए दोबारा से बना देता हूं। एक सबसे पहले आती है जी हमारे पास कॉर्पोरेशन, याद है किसी को? कॉर्पोरेशन जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है बट 1 लाख से कम है, तो वो शहर तो पूरा अर्बन है ही है, बल्कि उसके 2 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो भी अर्बन माना जाएगा। और रूरल कहां से शुरू होगा? एक ऐसा शहर जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है बट 1 लाख से ज्यादा नहीं है, तो अप टू 2 किलोमीटर्स। और 2 किलोमीटर्स आपने रूट्स, लैंड रूट से नहीं देखना बल्कि एरियल रूट से देखना है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में जाएंगे जी। जब आप एरियल रूट से जाते हैं, लैंड से शायद जो सड़कें वो घूम फिर के जा रही हैं, ये बात सॉर्टेड है अपनी। बट अगर मेरी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है बट 10 लाख से ज्यादा नहीं है, तो कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर कहां से? फ्रॉम द कॉर्पोरेशन लिमिट्स, जहां पे हमारी कॉर्पोरेशन की लिमिट्स खत्म होती है, वहां से 6 किलोमीटर और आगे तक अर्बन एरिया ही माना जाता है। और अगर मेरी पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा हो तो 8 किलोमीटर, ठीक है जी। तो जहां पे मेरा शहर खत्म होगा उसके बाद 8 किलोमीटर, ठीक है जी। पहले है आया 2 किलोमीटर, फिर आया 6 किलोमीटर और लास्ट में आया जी हमारे पास 8 किलोमीटर। लॉजिक मैंने आपको बताया था जी कि लेटेस्ट से जहां पर भी, अगर आप चंडीगढ़ रोड पे जाते हैं, फिरोजपुर रोड, लुधियाना की अगर हम बात करें, तो जहां पर लिखा आता है कि जी म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट यहाँ पे खत्म होती है, जहां पे आता है कि म्यूनिसिपैलिटी ऑफ लुधियाना MCL थैंक्स यू फॉर कमिंग विजिट अगेन, ठीक है। मतलब वहां पे हमारी कॉर्पोरेशन की लिमिट खत्म होती है। बट उसके बाद क्या खेत शुरू हो जाते हैं? जी नहीं, उसके बाद भी मॉल्स हैं, वेडिंग पैलेसेस हैं, आबादी है, फ्लैट्स हैं, बड़े लोग रह रहे हैं। तो हमने कहा कि सर अगर उस शहर की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो शहर खत्म होने के बाद 8 किलोमीटर तक अर्बन और 8 किलोमीटर के बाद रूरल एरिया चलेगा। ये सॉर्टेड है हमारा। आपको रूरल और अर्बन पता लग गया, ठीक है। उसके बाद अगर वो एग्रीकल्चर है, द वर्ड हियर इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड। मैंने कहा सर आप रूरल वर्ड क्यों लिखते हो, सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड लिख देते, ठीक है। फिर तो इतनी अच्छी टैक्स प्लानिंग होनी थी, ठीक है। मैं क्या करता, केप्स मार्केट सराबा नगर के अंदर एक प्लॉट लेता जी, ठीक है। कितने का? 4 करोड़ का। वहां पर सब्जियां बोए थे, ठीक है। और फिर वो बिक कितने का रहा है? 14 करोड़ का बिक रहा है, ठीक है। 4 करोड़ का खरीदा, 14 करोड़ का बेच रहा हूं। मैं कहा सर एग्रीकल्चर है, ठीक है, सब्जियां बो रहे हैं हम यहाँ पर, आप आओ आपको भी सब्जियां देंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि नहीं सर ये एग्रीकल्चर लैंड तो है बट अर्बन एग्रीकल्चर है, ठीक है। सो इन दैट केस अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कोई एग्जम्पशंस नहीं है, वो तो कैपिटल एसेट है और उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी भी है, ठीक है। बट अगर ये क्या है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। एक और बात, एक और केस लेता हूं। मैंने कहा कि सर मेरा जो प्लॉट है, ठीक है, 5 एकड़ जगह है और वो कहां पर है? लुधियाना से 10 किलोमीटर दूर। हमने कहा सर फाइन, सेफ इनफ, 8 किलोमीटर तक हमारा
अर्बन चलता है, लेकिन वो एग्रीकल्चर नहीं है, वहां पे फार्म हाउस बना हुआ है, ठीक है, किसी की कोठी बनी हुई है, ठीक है, और वो लेविश कोठी है जी, और उसके अंदर ट्रैक्टर गाड़ियां सब कुछ खड़ी हैं और वो हम बेच रहे हैं। हमने कहा सर ये टैक्सेबल है, बिकॉज हमने क्या जाने देना है, रूरल एग्रीकल्चर, ठीक है, ये रूरल तो है बट एग्रीकल्चर नहीं है। पहले मैं क्या कह रहा था कि सर एग्रीकल्चर है बट रूरल नहीं है, अर्बन है। आर वी गेटिंग इट? एक और चीज लास्ट मैंने कहा कि सर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसकी पॉपुलेशन 9000 है, क्योंकि आपने क्वेश्चन क्या शुरू किया, एक शहर जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से तो ज्यादा है बट 1 लाख से कम है, या 1 लाख से ज्यादा है 10 लाख से कम है, या 10 लाख से भी ज्यादा है। व्हाट इफ उसकी पॉपुलेशन 10,000 से ही कम है? तो हमने कहा सर ऐसा शहर इंडिया में तो नहीं है, विलेज होगा, कॉर्पोरेशन तो ऐसी नहीं हो सकती, ठीक है। और हमने कहा कि सर है, कोविड में बड़े लोग कम हो गए, ठीक है, और 9,000 ही बचे। पहले था 9 लाख आबादी वाला, 99% लोग मर गए, अब से 9,000 ही बचे। अब ये पूरा शहर रूरल है। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको ऐसी कोई कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, कंटोनमेंट बोर्ड मिल जाता है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से भी कम है, तो वो शहर के अंदर भी एग्रीकल्चर रूरल माना जाएगा, उसके 2 किलोमीटर तक भी रूरल, ठीक है। क्योंकि हमारा अर्बन कहां से शुरू होता है, माइंड माय वर्ड्स, अर्बन कहां से शुरू होता है, जो शहर की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, वो पहले तो वो शहर अर्बन है और उसके 2 किलोमीटर तक का एरिया भी अर्बन है। बट अगर शहर की पॉपुलेशन 10,000 से कम है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं विलेज वर्ड नहीं बोल रहा हूं, डू नॉट माइंड की सर हमें कोई गांव मिला है, गांव की बात नहीं हो रही है, म्यूनिसिपैलिटी कंटोनमेंट बोर्ड की बात हो रही है, या म्यूनिसिपल कमेटी की बात हो रही है। सो अगर आपको कोई ऐसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मिल जाती है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है, तो वो शहर के अंदर भी अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो उसे भी रूरल एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा, क्योंकि वो शहर इतना छोटा है, उसे रूरल माना जाएगा, उसे अर्बन का स्टेटस हम नहीं दे सकते। फाइन, फिर से बोलिए। विलेज हो फिर तो आप देखो ना कि वो कितना दूर है किसी शहर से, नियरेस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कंटोनमेंट बोर्ड आपको देखना पड़ेगा, उसकी पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा हम 8 किलोमीटर दूर पड़ते हैं क्या, ठीक है। कोई भी विलेज आप ले सकते हैं पंजाब का, और उसे आप देखें कि उसके आसपास कौन से सबसे बड़े शहर है, और वो अगर उन शहरों से 8 किलोमीटर दूर है तो वो रूरल है। अगर वो 8 किलोमीटर के अंदर आता है, ठीक है। जैसे पहले गुड़गांव होता था, ठीक है, अर्लियर जो मेरे को सुनने में आता है कि गुड़गांव आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले गांव होता था प्रॉपर, ठीक है, वहां पे कोई मंदिर वगैरह होता था, लोग पूजा या उसके काम से ही जाते थे, और बट वो दिल्ली से लेट से अगर 8 किलोमीटर के अंदर अंदर आ जाता है, इन दैट केस इट इज अर्बन एरिया, नॉट द रूरल एरिया। चलिए आगे पढ़े। कहते हैं ओनली द रूरल एग्रीकल्चर लैंड्स, कीवर्ड इन इंडिया। हमने कहा सर एग्रीकल्चर के साथ आपका तो इन इंडिया जुड़ता ही है, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया ही होनी चाहिए। आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ कैपिटल एसेट, उनको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। हेंस अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मैंने आपको बताया ना कि कैप्स मार्केट के अंदर हमने प्लॉट लिया और वहां पर सब्जियां बोने लग गए, तो वो एग्रीकल्चर तो है लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। सो इन दैट केस उसको कैपिटल एसेट माना जाएगा, बिकॉज एग्जम्पशन किसको मिली है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। तो वो कहता है कि जी एग्रीकल्चर लैंड जो नीचे पॉइंट नंबर 1 और 2 के अंदर कवर अप होती है, कहता है उसी को कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा और उनके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। नंबर 1 जो मैंने आपको समझाया है ना, ये थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स में लिखा है बट द बॉटम लाइन और द सेंस इज द सेम, मीनिंग इज एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। तो वो कहता है कि जो अब नीचे है, मतलब नीचे मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, जो कैपिटल एसेट हैं, मतलब ये आपको डेफिनेशन अर्बन लैंड की बता रहा है, रूरल की नहीं बता रहा। मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई वो रूरल की बताई कि अगर एक शहर 10,000 से कम की पॉपुलेशन का तो वो शहर भी रूरल है, ठीक है। और अगर उसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो वो शहर अर्बन है और 2 किलोमीटर तक अर्बन है, 2 किलोमीटर के बाद रूरल है। क्लियर हुआ आपको, ठीक है।
बट यहां पे जो डेफिनेशन है वो रूरल की गिवन नहीं है, वो अर्बन की गिवन है। तो वो कहता है कि एग्रीकल्चर लैंड अगर सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी और द कंटोनमेंट बोर्ड और जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा नहीं है, तो उस म्युनिसिपैलिटी के अंदर के एरिया को एग्रीकल्चर लैंड, सॉरी रूरल लैंड नहीं कहा जा सकता। तो अगर आपकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो वो शहर जो है उसे रूरल नहीं कहेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में बस इतनी सी बात। और उसके आसपास के एरिया को भी, और उसे कैसे मेजर करना है, एरियली इन रिलेशन टू द रेंज ऑफ द पॉपुलेशन एज पर द लेटेस्ट प्रीसीडिंग सेंसस के हिसाब से। तो वो कहते हैं कि अगर आपकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है बट 1 लाख से ज्यादा नहीं है तो 2 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो भी अर्बन माना जाएगा। क्लियर? फिर वो कहते हैं कि अगर आपकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है बट 10 लाख से ज्यादा नहीं है तो 6 किलोमीटर तक, आप 2 नहीं देखना, अब आपको अपने शहर से कितने किलोमीटर आगे तक जाना है, 6 किलोमीटर तक। अगर आपके शहर की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से ज्यादा है बट 10 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपको 6 किलोमीटर तक सारी जगह अर्बन माननी पड़ेगी। 6 किलोमीटर के बाद रूरल शुरू होगा। और अगर आप कहते हैं कि सर हमारी शहर की पॉपुलेशन एज पर द लेटेस्ट सेंसस, लेटेस्ट जो पॉपुलेशन काउंट हुआ है उसके हिसाब से 10 लाख से भी ज्यादा है, तो अब आपको अपने शहर की सरहदें, म्युनिसिपैलिटी की लिमिट खत्म होने के बाद 8 किलोमीटर तक एरियली ट्रैवल करना पड़ेगा, मतलब गूगल मैप्स पे देखना पड़ेगा। ठीक है, या जो नॉटिकल माइल्स में आपको देखना पड़ेगा और उस हिसाब से फिर आप देखेंगे 8 किलोमीटर तक अर्बन है, 8 किलोमीटर के बाद रूरल है। क्लियर? तो ये जो डेफिनेशन है ये रूरल और अर्बन की है, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको जो ऐड करना है दैट इज एग्रीकल्चर। ठीक है, रूरल लैंड, आप कहीं सर कैपिटल गेन से एग्जाम्प्ट है, जी नहीं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, और दूसरा अगर आपने बोला सर एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल गेन से एग्जाम्प्ट है, जी नहीं, रूरल एग्रीकल्चर, अगर वो अर्बन एग्रीकल्चर हुई तो वो टैक्सेबल है। क्लियर? चलें, जैसे कई लोग फील्ड्स में अपना फील्ड्स के बीचों बीच ही घर बना लेते हैं, तो उस पूरी जैसे एक ट्रांजैक्शन में वो फील्ड्स और घर दोनों की सेल होगी, तो उसको सेपरेटली किया जाएगा। यस, अगर वो फार्म हाउस है, ठीक है, जो जहाँ पे आप खेती बाड़ी का ही सामान, फसल फुसल और कैटल्स को रख लेते हैं, ठीक है, जैसे बैल बूल को उधर ही बांध देते हैं, सो इन दैट केस वो तो एग्जाम्प्ट है, उसे एग्रीकल्चर ही माना जाता है, फार्म हाउस को भी। बट अगर वो वहाँ पे रह रहा है, उसका घर है, पक्के कमरे डले हुए हैं, ठीक है, फिर घर अलग है जी, तो चाहे वो रूरल है बट वो टैक्सेबल है। ठीक है, बिकॉज हमने जो एग्जाम्प्ट किया वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड किया, खेत एग्जाम्प्ट रहेगा, घर आपका टैक्सेबल रहेगा। फिर हमने कहा स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, ये थोड़ा सा रट्टे वाली चीज है जी। सरकार ने अपने कुछ गोल्ड बॉन्ड्स को प्रमोट करने के लिए लालच दिया कि सर ये खरीद लो, इन पे जो भी प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, सो ये 6.5 गोल्ड बॉन्ड्स 1977 में, 7% गोल्ड बॉन्ड्स 1980 में, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स 1980 में है, जो कि इशू किसने किए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। स्पेशल बियरर बॉन्ड्स 1991 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। और फिर आई जी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड बाय द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 notified by central government or the deposit certificate issued under the gold monetization scheme 2015 के अंदर। थोड़ा आपको गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में बताया था, जो अभी लेटेस्ट गोल्ड बॉन्ड्स आए हैं 2020 के अंदर, वो 4% वाले आए थे। आपने कहा सर इतने कम 4% पे हम क्यों इन्वेस्ट करेंगे, इससे तो अच्छा तो आप एफडी करवा लो 5.5-6% पे, तो एफडी हो जाएगी। आप ये गोल्ड बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट ने दिए हैं इसमें पैसा इन्वेस्ट क्यों करोगे? तो आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये 4% के अंदर गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये गोल्ड बॉन्ड्स हैं, आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हर साल हम आपको 4% तो इसके ऊपर देंगे ही देंगे, और द गोल्ड एप्रिसिएशन विच एवर इज हायर। तो अगर गोल्ड एप्रिशिएट कर गया 14%, तो आपको 14% मिलेगा उस साल का। ठीक है, बट अगर गोल्ड उसमें एप्रिशिएट हुआ सिर्फ 1% या एप्रिशिएट हुआ ही नहीं, 50,000 का पूरा साल 50,000 पे ही रहा, ठीक है, इन दैट केस आपको 4% तो मिलेगा ही। तो उसमें क्या होता है 4% और द गोल्ड एप्रिसिएशन इन द रियल मार्केट विच एवर इज हायर। ठीक है, सो इस तरह से आपको दिए जाते हैं। बट
आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे कि कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में किस किस को बाहर निकाला गया। 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स 1977, 1980, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स 1980, फिर आई जी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 और गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम 2015। इनको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर किया गया। और स्पेशल बेयरर बॉन्ड्स 1991। तो यहां पे हमारी डेफिनेशन खत्म होती है जी कैपिटल एसेट की। एक छोटा सा पॉइंट और है, वो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी वर्ड था याद है आपको, 214 का पहला पॉइंट था द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। वो कहता है प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड्स एंड शेल बी डीम्ड टू हैव ऑलवेज बीन इंक्लूडेड। वो कहता है एक्सप्लेनेशन आज दे रहे हैं, बट मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन अमेंडमेंट नहीं होती। एक्सप्लेनेशन का मतलब कि आज हम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमेशा से ही ऐसा था, हमेशा से ऐसा था। तो वो कहता है कि आई हैव ऑलवेज बीन इंक्लूडेड एनी राइट्स इन रिलेशन टू द इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग द राइट्स ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल और एनी अदर राइट व्हाटसोएवर, जैसे हज का केस हुआ, ठीक है जी। सो अगर एक इंडियन सब्सिडरी है जिसके 100% शेयर किसके पास है, फॉरेन कंपनी के पास है, क्लियर है, ठीक है। ये फॉरेन कंपनी मैंने खरीदी 100 करोड़ की और ये फॉरेन कंपनी मैंने बेच दी 150 करोड़ की। हमने कहा सर इंडिया में आके 50 करोड़ पे टैक्स जमा करवा दो। कहते क्यों, इंडिया में तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो ये फॉरेन कंपनी जो यूएस की कंपनी है वो खरीदी और बेची है। तो हमने कहा सर बिकॉज ये फॉरेन कंपनी के पास राइट्स है, किसके पास, इंडिया की सब्सिडरी, जो इंडिया के अंदर कंपनी है वो इसकी सब्सिडरी है और इसकी वैल्यू इंडिया की कंपनी से ही है, ठीक है। सो इन दैट केस ये जो आपने खरीद बेच की है, आपने क्या खरीद बेच किया, आपके पास राइट्स आ गए इंडिया की कंपनी के, ठीक है। इन दैट केस आपको इसे भी कैपिटल एसेट मान के इंडिया में कैपिटल गेन टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। एक दोबारा से पढ़ते हैं कि देखिए अगर आपको रिलेट होता है क्या। Property includes and shall be deemed to have always been included any rights in or in relation to an Indian company। तो अगर आपके पास कोई राइट्स खरीदे बेचे गए हैं इंडियन कंपनी में, इंक्लूडिंग द राइट्स ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल और एनी अदर राइट्स व्हाट्सएवर। राइट्स सिर्फ इंडियन कंपनी में भी है, कोई और कैपिटल एसेट में भी अगर राइट्स नहीं है वो भी प्रॉपर्टी में इंक्लूड होते हैं। शेयर्स में भी आ जाएंगे, मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग राइट्स भी अगर आपके पास है। नहीं, ये एक्सप्लेनेशन तो सिर्फ इंडियन कंपनी की है। की राइट्स अगर हम खरीद बेचते हैं तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, वो है। चलें, चलिए जी एक बार यहां तक रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 45 आया जिसने हमें बताई थी 5 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट, नंबर 2 ट्रांसफर होना चाहिए, नंबर 3 प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हुआ हो, नंबर 4 ट्रांसफर पे कुछ भी नफा नुकसान हुआ हो, नंबर 5 एग्जाम नहीं होना चाहिए सेक्शन 54 की वर्च्यूज से। फिर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन आई सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर। सबसे पहले इसने सब कुछ इंक्लूड कर लिया और क्या कहता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मूवेबल, इमूवेबल, बिजनेस, पर्सनल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, हेल्ड बाय द एसएससी इज अ कैपिटल एसेट। फिर उसने क्या कहा पॉइंट नंबर 2 में, स्पेसिफिकली सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई, ठीक है, एज पर द रेगुलेशंस ऑफ द सेबी, उनको भी इंक्लूड कर लिया गया, बट डज नॉट इंक्लूड नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉक एंड ट्रेड। स्टॉक एंड ट्रेड अगर आपका है तो उस पे जो नफा नुकसान है वो कैपिटल गेन्स में नहीं आएगा, बल्कि कौन सी हेड में जाएगा, पीजीबीपी के अंदर। पॉइंट नंबर 2 पर्सनल इफेक्ट्स में कहता है एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, बट पर्सनल इफेक्ट्स में से 6 चीजों को बाहर निकाला जी। नंबर 1 ज्वेलरी, नंबर 2 आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, नंबर 3 ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी अदर पीस ऑफ आर्ट। ज्वेलरी की डेफिनेशन 2 पार्ट्स में, नंबर 1 ऑर्नामेंट्स जिसमें मेटल्स हैं जी,
कौन से मेटल हैं? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल और एलॉय ऑफ एनी ऑफ और ऑल ऑफ देम, ठीक है। अब उसमें स्टोन्स लगे हैं या नहीं लगे हैं, डजंट चेंज अ थिंग। वो ड्रेस है या नहीं है, डजंट चेंज अ थिंग। इसमें वेयरिंग अपीयरेंस में मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी थी, ठीक है। एक और जो एग्जाम्पल है, जैसे बड़ी वीडियोस आती भी हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। दुबई में गोल्ड सूक है, ठीक है, और दुबई आपको पता ही है जी, वहां पे लोगों के पास ज्यादा ही बेअंत का पैसा है, ठीक है। सो वहां पे लिटरली व्हेन आई वेंट, सो आई सॉ कि वहां पे गोल्ड ज्वेलरी नहीं है, ठीक है, गोल्ड ड्रेसेस है, ठीक है। और वो प्रॉपर ड्रेस है, वो खत्म ही नहीं होती है, ठीक है। और प्रॉपर ड्रेस है 4 फुट की, 5 फुट की, मतलब प्रॉपर ड्रेसेस हैं गोल्ड की, पूरी गोल्ड की। सो इट इज ऑल्सो एन ऑर्नामेंट, ठीक है, बिकॉज ड्रेसेस को भी ऑर्नामेंट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया गया है, चाहे उसके अंदर स्टोन्स लगे हैं नहीं लगे हैं, डजंट चेंज होता है, ठीक है। और फिर आया जी स्टोन्स, और वो कहता है स्टोन्स फिर अब आपने चाहे यूटेंसिल्स में लगवाए हैं, एनी आर्टिकल में या ड्रेस में लगवाए हैं, स्टोन्स अगर आपने लगवा दिए तो वो तो फिर ज्वेलरी है ही है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रूरल होनी चाहिए और एग्रीकल्चर भी होनी चाहिए। रूरल क्या है? तो वो कहता है एक ऐसा शहर जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है बट 1 लाख से कम है, वो शहर को भी छोड़ दो और उसके बाद 2 किलोमीटर छोड़ दो, उसके बाद रूरल शुरू होगा। और अगर शहर की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है बट 10 लाख से ज्यादा नहीं है तो 6 किलोमीटर छोड़ दो, शहर को तो छोड़ना ही पड़ेगा, 6 किलोमीटर भी छोड़ दो, उसके बाद रूरल शुरू होगा। और अगर शहर की पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है तो शहर को भी छोड़ दो और उसके बाद 8 किलोमीटर भी अर्बन माने जाएंगे, उसके बाद रूरल शुरू होगा। लेकिन ये जो बात मैं बोलने जा रहा हूं कहीं नहीं लिखी, अगर शहर की पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो सब कुछ रूरल है, ठीक है। अर्बन कुछ नहीं है, शहर के अंदर भी रूरल है, शहर के 2 किलोमीटर तक भी रूरल है, ठीक है, ये कहीं नहीं लिखा। फिर वो आए जी गोल्ड बॉन्ड्स, तो वो आए जी गोल्ड बॉन्ड्स 1977, 1980, और फिर आए जी स्पेशल बियरर बॉन्ड्स 1991, और फिर आए जी गोल्ड डिपॉजिट स्कीम और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 1999 और 2015। और अगर इंडियन कंपनी के कोई भी राइट्स खरीदे बेचे जा रहे हैं तो हमने कहा सर ये तो हमेशा से प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में थे और कैपिटल एसेट मान लिए जाएंगे। अदर एस्पेक्ट्स तो हमने कहा कि जो सिल्वर यूटेंसिल्स हैं, गोल्ड यूटेंसिल्स हैं, ये ज्वेलरी के डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगे, बट अगर आपके पास सिल्वर बार है, गोल्ड ब्रिक है, बिस्किट्स हैं, कॉइन्स हैं, बुलियंस हैं, तो ये टैक्सेबल है जी, बिकॉज ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए जी। एग्रीकल्चर कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब अगर थोड़ी सी लैंड भी मैंने क्रॉप्स उगा के उसको बेच दिया तो सारी लैंड एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगी? नहीं, 2 इयर्स का क्राइटेरिया है जिसके ऊपर पिछले 2 साल से एग्रीकल्चर का काम चल रहा हो। आप खुद करते हैं या किसी से करवाते हैं बट अंडर योर पर्सनल सुपरविजन, ठीक है, दैट इज एग्रीकल्चर। पिछले 2 साल देखे जाते हैं, आप 2 महीने से कर रहे हैं, दैट वॉज, ठीक है, बट अगेन 2 साल से वहां पे खेती बाड़ी हो रही है, प्रूव कैसे होगा? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ है, मैं तो कर रहा हूँ, आप कैसे प्रूव करोगे कि मैं नहीं कर रहा था? ठीक है, सो इट इज टफ टू प्रूव। उसके लिए आपको थोड़े बिल्स, चलान, सेल रिसीट दिखानी पड़ेगी कि सर ये देखो 2 साल पुराना मैंने ये बीज खरीदे हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदे हैं, आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज। ये क्राइटेरिया नहीं कि कितने लैंड पे अपने क्रॉप्स उगाएंगे, मैंने थोड़ी सी लैंड पे कोई एग्रीकल्चर, हाँ, तो उतनी ही एग्रीकल्चर मानी जाएगी, उतना पार्ट। जहाँ पे बाकी जगह कुछ और बना हुआ है वो एग्रीकल्चर नहीं। फाइन।